हेलो गाइस। तो कैसे आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। गाइस, मैं कश्यप बुक की ऑडियो बुक लेकर आया हूँ, जिसको मैं कुछ समय में पूरा करूँगा। इसलिए आप कश्यप बुक को एंजॉय कीजिए। इस कथा के जो भी सूझे मुझे शीर्षक विचित्र सूझे, कदाचित इसलिए कि इस सीधी सादी कहानी के पात्र सीधा सपाट सोचने में असमर्थ रहे, इसलिए कि वह अपने एकाकीपन में ना रम पाता हुआ है, द्वितीय की इच्छा करते हुए किसी अन्य की कभी पहले की गई ऐसी ही इच्छा का अनुसरण करते हुए स्वयं सीधा सपाट सोचने में असमर्थ हो चला हूँ। तो विचित्र ही सूझे हैं शीर्षक, विचित्र ही रख भी दिए हैं शीर्षक, किंतु मात्र आपको चौंकाने के लिए नहीं, आपकी तरह मैं मात्र चौंकाने वाले साहित्य का विरोधी हूँ। बल्कि मुझे तो समस्त ऐसे साहित्य से आपत्ति है जो मात्र यही या वही करने की कसम खाए हुए हो। किसी के रचने पर मैं जो रच रहा हूँ, यह एडवर्ड यूजीन बगलो के इस शांत सुंदर पहाड़ी कस्बे पिंसर में एक प्रेम कहानी है। इस विचित्र शीर्षक की विशिष्ट अर्थवत्ता उसमें विचित्र ही यह सब, क्योंकि मूल कथा संस्कृत में लिखी बेढंग सी कादम्बरी है। तो अगर आप इस शीर्षक से चौंके हो तो भी कोई हर्ज नहीं। चौंका होना प्रेम की लाक्षणिक स्थिति जो है। जिंदगी के खास खोदने में जुटे हुए हम तब भी चौंक कर खास धाम और कृपा तीनों भुला देते हैं, तभी प्यार का जन्म होता है। या शायद इसे यूँ कहना चाहे कि वह प्यार ही है जिसके पीछे से आकर हमारी आंखें गलौंदियों से ढक देना हमें चौंकाकर भाग्य करता है कि घड़ी दो घड़ी घास घाम और कृपा भूल जाए। चौंक जो होता है उस प्यार को समझने में आपका स्वयं थोड़ा चौंका हुआ होना कदाचित सहायक ही अस्तु। प्रेम का पदार्पण किसी सुरम्य स्थल में होता दिखाया जाए, ऐसा शास्त्रीय विधान है। आज के लेखक भी बहुधा किसी हिल स्टेशन के सुंदर शांत एकांत डाक बंगले में ही प्रेम का प्रस्फुटन होता दिखाते हैं। वही पिछले किसी प्रेम से आहत व्यक्ति नूतन प्रेम नवीन आशा से आंख मिलाता है। उनकी कहानियों में यह कहानी भी हिल स्टेशन नैनीताल से शुरू हो रही है। नायक नायिका डाक बंगले में तो नहीं, बंगले में ज़रूर है। बंगला ना नायिका का है ना नायक का, वह एक खाली बिकाऊ बंगला है जो इन दिनों नायिका के मौसा ने, जो नायक के बहुत दूर दराज के चाचा भी हैं, अपनी बेटी के विवाह निमित्त 4 दिन के लिए ले रखा है। नगरवासी इसे वर्तमान मालकिन के रूप में स्वभाव को लक्षण कर भी सुनी रानी की कोठी कहते हैं। लेकिन अगर आप नायक की तरह कभी बंगले की ओर फूटने वाली पगडंडी की शुरुआत पर पागर के पेड़ तले स्थापित पत्थर की काई हटाए तो इस बंगले का वह नाम पढ़ सकेंगे जो इस कथा के अधिक अनुकूल है, रांधेवू साकेत स्थल। नायक नायिका में से कोई भी किसी पिछले प्रेम से आहत नहीं है, लेकिन आहत होंगे अब ऐसी आशा की जा सकती है, क्योंकि एक प्रेम की उम्र होती है आहत होने की, और वे उम्र में पहुंच चुके हैं। उस उम्र के बाद और उस चोट के बावजूद तमाम और ज़िंदगी होती है, इसलिए लेखक होते हैं, कहानियाँ होती है। नायक का नाम देवीदत्त तिवारी है। बहुत गैर रूमानी मालूम होता है उसे अपना यह नाम, जो साहित्यिक प्राणी होने के नाते वह जानता है कि देवदास ऐसे ही निकम्मे नाम के बावजूद अमर प्रेमी का पद प्राप्त कर सका। इससे आशा बनती है, फिर भी निरापद यही है कि वह अपने को डीडी कहलवाना पसंद करे। इस पसंद को कुछ मस्खरे मित्रों ने उसे डीडी टी कहकर पुकारने की हद तक खींच डाला। कुछ लोग उसे डीडीटी द मूडी भी कहते हैं, पर इससे उसे कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि मूड का इस छोर से उस छोर पर झटके से पहुंचते रहना उसे अपनी संवेदनशीलता का लक्षण मालूम होता है। घरवाले उसे इसी मूड के मारे सूर्या, जब जो स्वैर सादा
तब उसी में अटका रह जाने वाला धती कहते हैं। घर वालों के नाम पर दूर के चचिया, मम्मियाँ, फूफिया और मौसी रिश्तेदार ही बचे हैं। माँ बाप दोनों अपने इस इकलौते दूध मुहा ही छोड़ गए थे। नायक 22 साल का है। 2.5 वर्ष पहले उसने अहमदाबाद से BA पास किया। एक चाची जी ने कहलवाकर उसे वहीं AG दफ्तर में क्लर्की दिलवा दी और IAS PCS के लिए तैयारी करने को कहा। मेधावी बालक से लेकिन साहित्यिक DD को यह सब रास नहीं आया। वह 2 ही महीने में बम्बई भाग गया। किसी व्यावसायिक दिग्दर्शक का सहायक है। कलात्मक फिल्में बनाने का इरादा रखता है। इसी बीच उसे एकांकियों, कविताओं और कहानियों के संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। विवाह को छोड़ अन्य सभी क्षेत्रों में उदीयमान श्रेणी का सितारा माना जा सकता है। विवाह के लिए मध्यवर्गीय मानकों के अनुसार वह सर्वथा अयोग्य वर है। प्रेम के बारे में हमारे नायक ने पढ़ा सुना बहुत कुछ है, सोचा भी कुछ विस्तार से है, लेकिन प्रेम कभी किया नहीं। हल्फिया बयान देते हुए अलबत्ता उसे 3 प्रसंगों का उल्लेख करना होगा कि इन्हें प्रेम ठहराने की जिद न की जाए। पहला यह कि कक्का के बीच वाले लड़के मझिल दा की पत्नी के लिए, जिन्हें अपनी सास के शब्दों में चिथड़े पढ़ने का शौक था, वह उपन्यास कहानी संग्रह लाया करता। बोजियू इन उपन्यास कहानियों के बारे में विस्तार से उससे चर्चा किया करती। कभी कभी बोजियू उसे वे सपाट से पत्र पढ़वा देती जो दिल्ली UDC मझिल दा उन्हें भेजते थे, और अक्सर वह मझिला दा के नाम पत्र लिखते हुए उसे साहित्यिक परामर्श कर लिया करती। DD लल्ला वह क्या 2 नैना मत खाइयो बेजू के समक्ष लल्ला अक्सर अपना दुखड़ा रोता और बेजू कहती शिवो शिव, शिव शिव बेचारा। वह शाम बेजू ने अपना दुखड़ा भी रोया और दुखिया सब संसार वाली मन स्थिति में लल्ला के कंधे पर सिर रख दिया और हटाया नहीं। इसके कुछ दिन बाद ही बोजू के आग्रह पर मझिला दा ने दिल्ली में कमरा रसोई की व्यवस्था करके पत्नी को सास ससुर की यौवन हंता सेवा से मुक्ति दिला दी। इति प्रथम प्रसंग। दूसरा यह कि DD के एकांकी साज के मंचन में सुषमा नामक जिस दुबली पतली उदास सी छात्रा ने छोटी सी भूमिका की, वह उसके लिए रिहर्सल में रोजाना कुछ टिफिन बनाकर लाती, स्वेटर बुन देने का प्रयास किया उसने, पर DD उनके लिए पैसे नहीं जुटा पाया। एक खूबसूरत नोटबुक उसने DD के प्रोजेक्ट की नया नाटक लिखने के लिए, लेकिन दुर्भाग्य की रक्षाबंधन के दिन उसने DD को राखी बांध दी। DD ने अपना इकलौता टूटा सा पेन इस राखी के अवज पर दे डाला कि देने को कुछ और नहीं था। उसकी आंखें झलक आई, कुछ अपनी निर्धरता पर और कुछ सुषमा से यह ना कहकर सकने की कायरता पर कि मैं तुमसे राखी संप्रति नहीं बंधवाना चाहता। इति द्वितीय प्रसंग। तीसरा यह कि मौसेरी दीदी की एक सहेली की बहन कमलिनी पिछले साल किसी इंटरव्यू के सिलसिले में बम्बई आई। DD पर उन्हें शहर दिखाने की जिम्मेदारी पड़ी। कमलिनी जी हर जगह को देखकर हाउ स्वीट हाउ नाइस कहती थी। जब बम्बई से विदा होते हुए उन्होंने प्लेटफॉर्म पर फरमाइश की कि हमें कोई मैगजीन ला दीजिए ना प्लीज़, तब वह फिल्म फेयर खरीद लाया और उसने उसी रूपीसी से पैसे लेने से इनकार कर दिया। इस पर रूपीसी ने कहा, हाउ स्वीट यू आर DD, प्लीज़ राइट टू मी, कभी लखनऊ आओ ना। DD ने पत्र भेजा लेकिन उत्तर नहीं आया। इति तृतीय प्रसंग। नायक ने न केवल प्रेम नहीं किया बल्कि अक्सर अक्षु प्रवाह करते हुए यह तय पाया कि मैं उन अभागों में से हूँ जिन्हें कभी प्यार नहीं मिलेगा। विधाता ने मुझे इस योग्य बनाया ही नहीं कि कोई मुझसे प्यार करे। 6 फुट पौने 3 इंच और 135 पाउंड की इस सकिया काया से कौन आकर्षित होगा भला। 30 पर निधन विफल।
अव्यवहार कुशल, स्वर्थता उपेक्षणीय। यो कुछ क्षण ऐसे भी आते हैं जब नायक को नायक कुल मिलाकर ऐसा खास बुरा नहीं मालूम हुआ। इन एकांत क्षणों में वह विलायती फिल्म तारिका जिन शिमश की अपनी प्रेमिका के रूप में गरमगीली कल्पनाएं करता आया है। नायिका ने ना प्रेम किया है, ना प्रेम के बारे में फुर्सत से कुछ सोचा ही है। इधर यह अलबत्ता वह कभी कभी सोचती रही कि अब प्रेम के बारे में भी सोचा जाइए। उसे 17वां लग गया है, पिछले महीने इंटर के प्रथम वर्ष में है। पढ़ने में उसका जरा सा भी मन नहीं लगता। आगे पढ़ने की उसे कतई इच्छा नहीं। अल्मोड़ा में रहती है वह, जहाँ उसके पिता बनारस विश्वविद्यालय से जल्दी सेवानिवृत्त होकर आ बसे। 14 वर्ष पहले 5 बच्चों में सबसे छोटी है। 4 भाइयों की इकलौती बहना। संस्कृतज्ञ पिता ने इसका नाम मैत्री रखा था। हाई स्कूल सर्टिफिकेट और जन्म कुंडली में वही नाम सुशोभित है। मैत्री शास्त्री जिस समय पैदा हुई थी, पिताश्री एक म्लेच्छ कन्या को देवभाषा ही नहीं वेद भी पढ़ा देने में दुस्साहस कर रहे थे। मालवीय जी के नरोवा कुंजरोवा आदेश पर वह म्लेच्छ कन्या इसी बच्ची को बेबी कहती थी। वह नाम उनके बेटे को, जो सेना में भर्ती होना चाह रहा था, पूरा अंग्रेज था, पसंद आया था। उसके आग्रह से यही नाम चल भी गया। बेबी अपना नाम सार्थक करने में यकीन रखती है। खिलनंद है, लंडकेंदी है। पेड़ पर चढ़ना हो, गुल्ली डंडा खेलना हो, कुश्ती लड़ना हो, कबड्डी खेलनी हो, बेबी हमेशा हाजिर। उसके बाएं हाथ में छोटी उंगली क्रिकेट खेलने से टूटी है, अब थोड़ी सी मुड़ी हुई है। बेबी बैडमिंटन में जिला स्तर की चैंपियन है। यह बात अलग है कि इस जिले में बैडमिंटन स्तरीय नहीं है। बेबी को इधर बार बार समझाया जा रहा है कि वह अब बच्ची नहीं रही। उसे सिलाई कढ़ाई सीखने और चूल्हे चौके से दिलचस्पी रखने की सलाह दी जा रही है। इस तरह की हर सलाह बेबी पूरी गंभीरता से सुनती है, फिर बहुत उत्साह से घरेलू कामों में अपने सर्वथा अकुशल होने का इतना भीषण प्रदर्शन करती है कि ईजा माता पीट लेती है। नौकर चाकर मुस्कुराते हैं और बेबी पहले थोड़ा खींच लेने के बाद स्वयं जी खोलकर हंसती है। बेबी का घरेलू काम करने का एक और भी तेवर है, जो कम हैरान परेशान करने वाला नहीं है। बेबी कोई काम अपने ज़िम्मे लेती है और चूँकि उस काम का कोई भी हिस्सा उससे ठीक से नहीं हो पाता, लिहाजा हर कदम वह नौकरों की ईजा की सहायता मांगती है। सब्जी छोकनी हो तो घी कितना डालूं? इतना, यह घी गर्म हो गया देख लो। छोक किससे, हींग से या जीरे से? हींग का यह अंदाज़ा ठीक है। हल्दी कितनी? इतना नमक ठीक है। ईजा कहती है, छी हो, इससे तो तू हमें ही बनाने दिया कर। बेबी कहती है, 24 घंटे कहते हैं घर का काम नहीं करती, करने बैठो तो कहते हैं मत किया कर। इधर बेबी ने यह भी कह रहा है कि यह अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा, यहाँ बदनाम कर देते हैं लोग। सलवार कमीज़ फ्रॉक या हाफ पैंट मत पहना कर, उधम मत मचाया कर, लोगों के सामने फीफी मत हंसा कर, साड़ी का पल्लू गिरने मत दिया कर, चौड़ चापड़ रहा कर। सौभाग्य सुशील। बेबी कमाऊनी शब्द चौड़ चापड़ की हिंदी में व्याख्या करके अपने शरीर को फैलाती है और पूछती है इस तरह, और फिर फीफी हंस देती है। बेबी पर अच्छा असर पड़े इस इरादे से शास्त्री जी ने अपनी एक गरीब सीधी सादी मेधावी भांजी दया को घर में रख लिया है। वह उसे बीए करा रहे हैं, लेकिन बेबी दया के नहीं, दया बेबी के प्रभाव में हो रहा। इधर कभी कभी बेबी के विवाह की भी चर्चा की जा रही है। पिताजी चारों बेटों का विवाह कर चुके हैं, अब कन्यादान की ही जिम्मेदारी उन पर बची है। बेबी के लिए कुछ योग्य वर प्रस्तावित किए जा चुके हैं, किंतु उससे शादी का नाम सुनकर ही हंसी आती है। हर प्रस्तावित वर का एक ऐसा खाका खींचती है, इतनी नकलें उतारती है, ईजा आंखें भी तरसती है और मुस्कुराती भी है। हाँ, अब तेरे लिए तो कृष्ण भगवान ढूंढने पड़ेंगे।
वह कहती है, बेबी टिप्पणी करती है, किशन भगवान रिजेक्ट काले हैं और सो पहले से भी रख रखी है उन्होंने। बेबी को दर्पण के लिए कम ही फुर्सत मिलती है। सजती संवरती नहीं, कपड़े ठीक से पहनती नहीं, लेकिन जमाने भर में उड़ती यह खबर है कि उसके कानों तक पहुंच चुकी कि बेबी बेहद सुंदर है। जब वह अल्मोड़ा में स्थानिक रिवाज के वशीभूत सड़क के एक कोने में पर्वत पार्श्व में लगभग तस्ती सी चलती है, तब स्थानीय चेला लक्षणा का सहारा लेकर उससे बहुत कुछ कहते हैं और पुलियाओं पर बैठे अवकाश प्राप्त वृद्ध जिज्ञासा करते हैं कि यह कितनी चेली है। प्राप्त सूचना अपने परिवार के किसी सुयोग्य चिरंजीव के संदर्भ में नोट कर लेते हैं। तो ऐसे हमारे नायक नायिका सन 1954 में जब यह कहानी शुरू हुई, मुझे यह स्वीकार करने कोई संकोच नहीं, ऐसे नहीं जिन्हें आज की विज्ञापन शब्दावली में मेड फॉर ईच अदर कहा जा सके, किंतु आवश्यक नहीं कि परस्पर पात्रता के इस अभाव में हम निराश हो उठे। प्रेम किन्हीं सयानों द्वारा बहुत समझदारी से ठहराई जाने वाली चीज़ नहीं, वह तो विवाह है जो इस तरह ठहराया जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान मौन ही रहा प्रेम के विषय में, किंतु कभी कुछ उसे कहलवा लिया गया तो वह भी इस लोक विश्वास में सहमत होता प्रतीत हुआ कि असंभव के आयाम में ही होता है। प्रेम रूपी व्यायाम जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, वे लौकिक अर्थ में एक दूजे के लिए बने हुए होते हैं। यदि आप प्रेम को काल सापेक्ष नहीं मानते तो मैं सन 1954 का उल्लेख करने के लिए क्षमा याचना करना चाहूँगा। यदि कहीं आप उससे काल सापेक्ष मानते हैं तो मुझे इतना और जोड़ने की अनुमति दें। यह वह वर्ष है जब स्वाधीन प्रभुता संपन्न भारत ने अपने विकास का प्रथम पंचवर्षीय आयोजन आरंभ किया था। जो काम राष्ट्र कर रहा था वही तब राष्ट्र के विकास साजक नागरिक भी व्यक्तिगत स्तर पर करते रहे हो और कोई आशय नहीं। जिन कक्का की सुधा नामनी आयुष्मती सौभाग्य दक्षिणी का विवाह हो रहा है, विष्णु रानी की कोठी में उनसे डीडी का रिश्ता स्थानिक शब्दावली में लगड़ता पकड़ता है, अर्थात खींचतान कर जोड़ा जा सकता है, किंतु एक रिश्ता स्नेह का भी होता है ना। यह परिवार भी डीडी से बहुत सहानुभूति करता है। सहानुभूति के अतिरिक्त उसे इस अनाथ को कुछ देना नहीं पड़ा कभी, क्योंकि रिश्तेदारी ऐसी नहीं थी कि संबंधी से उस संबंधी के घर फुटबॉल की तरह लतिया कर पहुँचाए जाते। बालक को उन्हें कभी अपने घर में शरण देने के लिए बाध्य होना पड़ता। अंततः बालक को लतियाने वालों को लातन भेजने का, उसे प्रति सहानुभूति व्यक्त करने का सुख इस परिवार के निर्बाध लूटा है। मानने बरतने के अंतर्गत इस परिवार की लड़कियां बबली दी, सुधा और गुड़िया तीज त्योहार पर प्रत्यक्ष अथवा डाक से उसका स्मरण करती आई है। इस परिवार ने यदा कदा एक अनाथ बालक को कोई उपहार देकर भी धन्य किया है। कक्का का छोटा लड़का है बब्बन, हॉकी खेलने और चलाने वाला चेला, जिसे गाने बजाने और अभिनय करने का शौक है, जिसकी कृपा से डीडी मौज मस्ती की आकर्षक किंतु आकंतप्रद दुनिया का दर्शन कर सका। कभी कभी अपने छात्र जीवन में बब्बन ने उसे आग्रहपूर्वक आमंत्रित किया इस विवाह पर, और सहज बब्बन फिल्मों में नायक गायक बनने का सपना देखता है। एक तरह से बब्बन की बम्बई जाहुजू ही डीडी को साहित्य से सिनेमा में ले गई। बब्बन को मलाल है कि वह लड़कियों जैसा डीडी तो बम्बई भाग गया और मैं नैनीताल का दादा और हीरो पारिवारिक आर्थिक संकट से कारण यहाँ कलकिर में अपनी ऐसी तैसी करा रहा। जंग लगा रही यह कलकिर मेरी धींगा मस्ती पर।